नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो है वो बाकी संगठन किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को निष्कार्यशील बना देते हैं, कार्यशील बनाने के बजाय उसके ऊपर है कि एक दो वीडियो जो मेरे बने कि कुछ संगठनों की ये टेक्निक होती है, संगठनों का ये स्वभाव होता है और उनकी टेक्निक होती है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को देश के हित में काम करने से रोका जाए। उनके मोटिव क्या होते हैं, उनके लीडर के मोटिव क्या होते हैं, वो बाद में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो जब भी मान लो एक कार्यकर्ता किसी दूसरे कार्यकर्ता से संपर्क में आता है और उसे पता लगता है कि भाई इतने इतने कानून यदि देश में आते हैं तो देश की परिस्थिति सुधरेगी। जैसे जितने लोग हमारे संपर्क में आए, राइट टू रिकॉल ग्रुप के कार्यकर्ताओं से संपर्क में आए, अलग अलग संगठनों के, अन्ना का इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो या सुब्रमण्यम स्वामी का शंखनाद हो, अलग अलग ग्रुप से संपर्क में आए तो उनको ये कानून अच्छे लगे कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन, यानी कि मिनरल की रॉयल्टी सीधी सिटीजन को मिले। ज्यूरी सिस्टम की जुडिशरी में भी करप्शन बहुत है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अभी आपने केस सुना कि एक ये जो रेड्डी है बेलारी एरिया का, उसको बेल देने के लिए जज ने कुछ 5-10 करोड़ की रिश्वत मांगी और हाईकोर्ट ने उसको क्यों अरेस्ट करवाया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने, क्योंकि ऐसे केस में यदि लोअर कोर्ट बेल दे दी इतनी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिश्वत लेने का मौका नहीं मिलेगा। कि तो इस तरह से जूरी सिस्टम काफ़ी एक्टिविस्ट को अच्छी लगी। तो हम एक्टिविस्ट को कभी ये नहीं कहते कि तुम अपना शंखनाद छोड़ के राइट टू रिकॉल में आ जाओ या तुम अन्ना का इंडिया अगेंस्ट करप्शन छोड़ के हमारे ग्रुप में आ जाओ। हमारे सारे ग्रुप में ये रिक्वेस्ट होता है कि आप ये अच्छे कानून आपके ग्रुप के एजेंडा में डाल सकते हैं। आप अपने लीडर से बोल सकते हैं कि वो राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करे, राइट टू रिकॉल PM की दरखास्त को, राइट टू रिकॉल CM की दरखास्त को, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ताकि शिक्षा में सुधार आए, राइट टू रिकॉल एजुकेशन, और आप जूरी सिस्टम, ये सारे पॉइंट आप अपने संस्था के एजेंडा में ऐड कर सकते हो। तो उनके जो लीडर होते हैं उन्हें ये कानून से बहुत बड़ी दुश्मनी है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, राइट टू रिकॉल को धिक्कारते हैं, अन्ना हजारे राइट टू रिकॉल को धिक्कारते हैं, वो राइट टू रिकॉल को लिप सर्विस देते हैं, लिप सर्विस। राइट टू रिकॉल की बात वो हर महीने की 5वीं तारीख को शाम को 4 से 5 बजे के बाद करते हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन ड्राफ्ट देने की बात आई तो कि अगले जन्म में ड्राफ्ट दूंगा, अभी ड्राफ्ट नहीं है। तो किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को काम करने से रोकते हैं। एक उनकी टेक्निक होती है यूनिटी। यूनिटी शब्द वो घंटे में 4 बार दोहराएंगे कि हमारे में यूनिटी जरूरी है, हमारे में यूनिटी जरूरी है। मतलब क्या कि ये अच्छे कानून हैं लेकिन हमारे संगठन के नेता को अच्छे नहीं लगते और अब तुम इस कानूनों का प्रचार करोगे तो हमारे संगठन में दरार पड़ जाएगी, हमारी यूनिटी भंग हो जाएगी। इसलिए देश जाए भाड़ में, अच्छे कानून जाए भाड़ में, इस सारे कानूनों का प्रचार बंद करो। मतलब जितनी भी बार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं की छोटे अन्ने से बात हुई, छोटे अन्नों से बात हुई, तो छोटे अन्ने यही कहते हैं कि ये कानूनों का प्रचार करोगे तो हमारी यूनिटी खत्म हो जाएगी, यूनिटी खतरे में आ जाएगी। जैसे मुल्ले चिल्लाते हैं ना, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस तरह से यूनिटी खतरे में है, यूनिटी खतरे में है, यूनिटी खतरे में आ जाएगी। यूनिटी बचानी है किसी भी हाल में, इसलिए यूनिटी बचाने के लिए तुम ये सारे अच्छे कानूनों का प्रचार रोक दो। ये उनकी पहली आर्गुमेंट होती है। इसके बारे में मैंने पहले 2 वीडियो जो यूनिटी के ऊपर उसमें मेंशन किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो दुश्मन है जैसे इस्लामिस्ट सऊदी अरेबिया के, उनमें यूनिटी ऐसा भी नहीं है, हमें यूनिटी नहीं है और उनमें भी यूनिटी नहीं है, यानी इक्वल कैंसिल हो गया। तो इसी तरह से क्रिश्चियंस में भी यूनिटी कब थी, वरना इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध क्यों हुआ? दोनों क्रिश्चियन देश ने एक दूसरे को खत्म करने में तुले थे, एक दूसरे पे एटम बम भी बरसा देते यदि मौका मिला होता तो। और जो अब दूसरी टेक्निक, ये वीडियो दूसरी टेक्निक पे है। दूसरी टेक्निक होती है कार्यकर्ताओं को काम करने से रोकने की कि हाँ ये बहुत अच्छा कानून है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम ठीक नहीं है, टाइमिंग। लोगों को, कार्यकर्ताओं को मिसगाइड करने की और रोकने के सबसे अच्छा ये तरीका होता है टाइमिंग का, कि ये बहुत अच्छी बात है लेकिन टाइम राइट नहीं है,
राइट टाइम आने पे इसको बात लेंगे और राइट टाइम अगले जन्म में आता है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ राइट टू रिकॉल के संदर्भ में। राइट टू रिकॉल के बाद सबसे पहले भारत में अथर्ववेद में आई, पर उसके बाद दोबारा उस बात को पुनरावर्तन किया दयानंद सरस्वती जी ने 1870 में, जो उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उसके छठे चैप्टर में पहले ही पेज, छठा चैप्टर राजधर्म, उसके पहले ही पेज पे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो राजवर्ग जैसे मांसाहारी पशु कमजोर पशु को खा जाते हैं वैसे प्रजा को लूट लेगा, प्रजा को कमजोर बना देगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राष्ट्र का नाश हो जाएगा। ये बात उन्होंने राजधर्म के पहले ही अध्याय में पहले पेज पे की है। उसके बाद ये बात दोहराई महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने। महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की। महात्मा भगत सिंह उसके सदस्य बने थे 1927-1928 में। 25 में जब महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल, महात्मा चंद्रशेखर के गुरु थे। महात्मा भगत सिंह ने भी महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में काफी कुछ लिखा है। महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का 1925 में, मैनिफेस्टो, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा। ये मेरा एक भी शब्द में अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा, उनके साफ साफ शब्द है। आप गूगल कर सकते हैं, HRM मैनिफेस्टो 1925, 2-4 शब्द गूगल करेंगे आ जाएगा कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा। क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो चुनाव और इलेक्शन एक मजाक बनकर रह जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं। कितना बड़ा मजाक हुआ। डिम्पल यादव है, उसने मुलायम यादव, उसने गडकरी को 25 करोड़ की रिश्वत दे दी। बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं फाइल किया। कांग्रेस के साथ समझौता हुआ कि यदि ममता आपको छोड़ के चली जाती है तो हम आपको सपोर्ट दे देंगे। कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं रखा, बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं करा, कम्युनिस्ट पार्टी को 5-5 करोड़ दे दिए, CPI CPM को, उन्होंने भी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं रखा। और पब्लिक के पास अभी राइट टू रिकॉल नहीं है। डिम्पल यादव मतलब मुलायम यादव जैसा गुंडा जीत गया और पब्लिक के पास राइट टू रिकॉल नहीं है कि उसे निकाल सके, तो इलेक्शन एक मजाक बन के रह गया। ये बात 1925 में कही थी। तो 1925 में ये जितने भी संगठन थे जैसे कि RSS है, उन तक भी ये बात पहुंची होगी कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने राइट टू रिकॉल की मांग की है। उस समय कांग्रेस के नेताओं के पास भी पहुंची होगी। उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब राइट टू रिकॉल का प्रचार मैंने शुरू किया 1998 में, तब मेरे RSS के कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने लगा कि हाँ ये अच्छा कानून होना चाहिए। मैंने कहा आपके संगठन ने तो कभी इस कानून की सिफारिश नहीं की। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, उनके संगठन में कुछ लोग हैं, MC वैद्य ने राइट टू रिकॉल को सपोर्ट किया है। और बाद में मुझे उनके आर्टिकल भी मिले नेट पे, MC वैद्य ने किया। MC वैद्य रिटायर हो चुके, पर अभी भी वो एक जमाने में RSS के टॉप 5 नेताओं में से। तो मैंने कहा 1977 में जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल की बात की थी। उस समय जो जनसंघ पार्टी थी RSS की, वो जनता पार्टी में मर्ज हो गई थी और जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को छिपा रहे, वो खुलेआम छिपा नहीं रहे, वो खुलेआम झूठ भी बोल रहे हैं कि जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। 1977 के मैनिफेस्टो में मैंने बार बार बहुत सारे कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट किया कि आप 1977 का मैनिफेस्टो, जनता पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो अपने वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते। वो बोलते हैं डाल देंगे अगले जन्म में डालेंगे। पर 1977 में ये जनता पार्टी ने राइट टू रिकॉल का प्रॉमिस किया था। तो उसके बाद उसके बारे में RSS के कार्यकर्ताओं में उस समय क्या बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल अच्छा कानून है, होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग राइट नहीं है। ये बात उन्होंने 1977 में की थी। यानी 1870 में जब दयानंद सरस्वती जी ने, महात्मा दयानंद सरस्वती ने प्रजाधीन राजा की बात की, तभी भी टाइमिंग राइट नहीं था।
1925 में चंद्रशेखर आजाद ने जब राइट टू रिकॉल की बात की तभी भी टाइमिंग राइट नहीं था। 1977 में जब जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राइट टू रिकॉल की बात आ गई तभी भी टाइमिंग राइट नहीं था, और आज भी टाइमिंग राइट नहीं है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से आज भी टाइमिंग राइट नहीं है राइट टू रिकॉल के लिए। पता नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद कब राइट टाइम आएगा उनकी नज़र में, वो ही जाने। इसी तरह से जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना के कार्यकर्ता ने छोटे अन्नों को बोला कि भाई ये राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट होना चाहिए, तो जवाब आया कि ड्राफ्ट के लिए अभी राइट टाइम नहीं आया। कब राइट टाइम आएगा? लोकपाल की शुरुआत में ही ड्राफ्ट दे दिया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल चाहिए था। वो मेरा दूसरा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को भारत में लोकपाल सिस्टम चाहिए, जन लोकपाल सिस्टम चाहिए। क्यों जन लोकपाल सिस्टम चाहिए? कि अभी वॉलमार्ट को 11-15 हज़ार लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, मल्टीनेशनल कंपनी को, वॉलमार्ट जैसी। और इसमें बड़ी कंपनियां, भारत की कंपनियां भी आ गई, जैसे रिलायंस है, या तो भारतीय टेलीकॉम है, या जिंदाल। जो जिंदाल जन लोकपाल सिस्टम को इतना सपोर्ट करे उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी फिलहाल उन्हें हजारों अधिकारियों, एमएलए, एमपी को रिश्वत देनी पड़ रही है। जन लोकपाल सिस्टम आता है तो उन्हें सिर्फ 10, 11, 15 लोगों को ही रिश्वत देनी पड़ेगी जो जन लोकपाल में बैठे हैं, और उनके रिश्तेदार को, उनके भाई भतीजे को वो पैनल पर रख लेंगे, ऐसा लॉयर और ऐसा पीआरओ, या तो ऐसा एग्जीक्यूटिव, या तो ऐसा कंसल्टेंट। और वो जो जन लोकपाल का भतीजा है वो संतरी से लेके मंत्री सबको धमकाएगा कि ये जिंदाल साहब का काम है, या तो ये वॉलमार्ट का काम है, या तो रिलायंस का काम है, फटाफट कर रीजनेबल रेट पे। यदि ज़्यादा पैसा मांगा या देरी की तो मेरा चाचा जन लोकपाल है, आके तेरे को अंदर कर देगा। तो इस तरह से बड़ी कंपनियों का काम आसान हो गया कि उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिए जब राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात आई तो छोटे उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए, पर टाइमिंग राइट नहीं है। आज जन लोकपाल है वो बिना राइट टू रिकॉल के पास हो जाना चाहिए, और राइट टाइम आने पे हम राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात करेंगे। अब यही बात 2004 में राइट टू इंफॉर्मेशन के संदर्भ में हुई थी। जब आरटीआई 2004 में आरटीआई की बात चल रही थी 2003-2004 के आसपास, तब मैंने जो प्रपोजल दिया वो यही था कि आरटीआई में राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। पावर सारा आरटीआई एक्ट आप पढ़ो तो आरटीआई एक्ट में पावर सारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास है। आपने गवर्नमेंट के ऑफिस के पास से बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन दो, उसने बोला जा नहीं देनी, जा तुझसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आप इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास अपील कर सकते हो, बस खत्म। तो अब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यदि बिक जाता है तो वो आपको धक्का खिलाता रहेगा, जो अभी हो रहा है। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 90% नहीं 99% इन्फॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के सर से पांव तक बिक चुके, इसलिए 5-5 साल तक अपील है, उसका जवाब नहीं आता। कुछ केस में तो आदमी अपील करता है और 5-5 साल तक उसकी पहली हियरिंग नहीं होने देते, क्योंकि जो कंपनी है जिसको फायदा होने वाला है उस आरटीआई एप्लीकेशन को दबाने से, वो पैसा दे देती है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को। तो ये बात मैंने 2004 में कही थी कि राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बदल सके यदि वो भ्रष्ट होता है, करप्ट होता है। तो यही जवाब आया कि अभी राइट टाइम नहीं है। राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए, पर अभी राइट टाइम नहीं है। अभी राइट टू रिकॉल का, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून पास हो जाए, उसके तुरंत बाद हम राइट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात लेंगे, ध्यान में लेंगे। और ये तुरंत बाद 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक नहीं आया। तो ये टाइमिंग एक तरीका होता है कार्यकर्ताओं को ये बोलने का कि अभी आप जो लीडर का एजेंडा है, फिर वो जन लोकपाल हो या जो भी उसका, अभी सिर्फ उसी पे फोकस करो। फोकस और यूनिटी एक दूसरे के पर्याय शब्द है कि हमें यूनाइट होना है, यानी बाकी सारे, और फोकस करना है। फोकस यानी बाकी सारे प्रॉब्लम भूल जाओ। और टाइमिंग यानी कि हाँ, आपके जो अल्टरनेट प्रपोजल है वो अच्छे हैं, लेकिन राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम आने के बाद ही उस पर फोकस करेंगे। ये दूसरा तरीका होता है। ये जो फोकस का क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि एक पेशेंट को मान लो 4 रोग हुए, 5 रोग हुए, उसको मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, डायबिटीज हुआ है, कैंसर हुआ है, टीबी हुआ है, और यदि डॉक्टर कहे कि सिर्फ टीबी का इलाज करना है, कैंसर का इलाज नहीं करना है, मलेरिया का इलाज नहीं करना है, टाइफाइड का इलाज नहीं करना है, अभी फोकस सिर्फ टीबी के पे करना है, तो टीबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, यदि कैंसर की दवाई नहीं की तो पेशेंट तो मर ही जाएगा, क्योंकि कैंसर तो बढ़ने वाला है। तो इस तरह से ये जो जन लोकपाल की बात है कि सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस करना है, ये सुब्रमण्यम स्वामी की, अभी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो कि सुब्रमण्यम स्वामी को पीएम बनाना चाहिए।
शंखनाद के आप कोई भी पोस्ट देख लो, उसका अंत में सार ये होता है कि देश में कोई अच्छा कानून लाने की जरूरत नहीं है, देश में कोई व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बस वो PIL फाइल की है, उस PIL के इर्द गिर्द घूमते रहो और नए PIL लाने की भी बात मत करो। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2-3 PIL फाइल किए, बस वही PIL तक सीमित रखो। नया PIL यानी कि सोनिया गांधी का जो फॉल्स एफिडेविट का केस है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, वो दोबारा क्यों रीओपन नहीं करवाते कापड़िया की कोर्ट में? जो उस समय जस्टिस बाल सुब्रमण्यम जो था वो बिका हुआ था, उसने गलत ओपिनियन दिया, गलत जजमेंट दिया कि ये पुराना केस है, छोटी गलती हो गई है, माफी मांग ली है, केस को भूल जाओ, हैज अ लार्ज हार्ट, जो भी उसने डायलॉग बोले, मैं सर से कहूँ तो कि वो उसका गलत जजमेंट था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस गलत जजमेंट को क्यों स्वीकार किया? और वो स्वीकार नहीं किया तो अभी वो कापड़िया की कोर्ट में केस रीओपन करने की मांग क्यों नहीं करते? तो कि अभी उसका राइट टाइम नहीं आया, टाइमिंग राइट नहीं है। टाइमिंग कब राइट आ जाएगा? जब सोनिया गांधी पूरा देश लूट के भाग चुकी होगी इटाली, तब राइट टाइम आएगा कि उसका केस रीओपन करो। तो बात इसी पे कि ये 3-4 चीजों पे ही फोकस करना है, यानी कि दूसरे जो रोग बढ़ रहे हैं, पुलिस का भ्रष्टाचार, तो क्या अभी उस पर फोकस मत करो, अभी सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस करो। सुप्रीम कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार, तो क्या अभी उस पर फोकस मत करो, अभी सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस करो। भाई आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज जन लोकपाल के दायरे से बाहर रहेंगे तो आपको कबूल है। अन्ना का स्टेटमेंट था, अन्ना के स्टेटमेंट में था कि हाँ, यदि जुडिशरी लोकपाल के बाहर रहती है तो हमें मंजूर है। और फाइनली जब लोकपाल का कानून जो भी पार्लियामेंट में आया, उसमें भी उन्होंने इस बात पे जोर नहीं दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज लोकपाल के अंडर में होने चाहिए। मैंने पहले कहा था कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जज भी लोकपाल के अंडर में होना चाहिए और राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज भी होना चाहिए। पहली बात, पहले दिन मैंने सपोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज है वो जन लोकपाल के अंडर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जन लोकपाल को नौकरी से निकालने की पावर है वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज करप्ट है, वो इस पावर का मिसयूज करके जन लोकपालों को दबाएंगे। तो ये सारे जो पॉइंट था उसको एक ही बात कहकर टाल दिया कि अभी जुडिशरी के भ्रष्टाचार के प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, भले वो बढ़ता रहे, दिन 2 गुना रात 4 गुना होता रहे, अभी सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस। काला धन तो कि भाड़ में जाए काले धन की समस्या, अभी सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस करो। यानी कि पेशेंट को टीबी हुआ है, कैंसर हुआ है, 10 रोग हुआ है, जो कि भारत की समस्या आज की। भारत में ऐसा थोड़ा है कि भारत की एक ही समस्या है कि सिर्फ पुलिस का करप्शन या एजुकेशन का करप्शन या कपिल सिब्बल है वो पूरा IIT तोड़ने बैठा है, CBSE तो उसने तोड़ के रख दिया, पूरा 10th का बोर्ड स्क्रैप हो चुका है या होने वाला है। करीब करीब प्रपोजल तो ये कि CBSE का 10th का बोर्ड है वो स्क्रैप होने वाला है। 12th के बोर्ड में उसने पेपर आसान कर दिए, 12th के सिलेबस कम कर दिया, मतलब CBSE तो उसने आधा तोड़ दिया और बाकी आधा भी तोड़ देगा किसी भी दिन। अब वो JEE तोड़ने के काम पे तुला हुआ है। तो जवाब आता है कि उस पर अभी फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ जन लोकपाल पे फोकस करना है। तो ये जो यदि कोई डॉक्टर ऐसा बोले कि भाई स्वीकार करे कि हाँ ये पेशेंट को 10 रोग है, टीबी है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, कैंसर है, 10 रोग है और 10 रोग में से हमें सिर्फ एक ही रोग का इलाज करना है, तो मैं कहूँगा कि वो डॉक्टर है वो पेशेंट को खत्म करने पे तुला है। भाई कौन दुनिया का ऐसा ईमानदार डॉक्टर होगा जो कहेगा कि भाई पेशेंट के सिर्फ एक ही रोग का इलाज करो, बाकी 9 रोग है वो दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ने दो। तो ये क्यों महाशय जो अन्ना और छोटे अन्ना बार बार इस बात को दोहराए, कार्यकर्ताओं को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं कि जन लोकपाल के सिवा किसी चीज पे फोकस मत करो, राइट टू रिकॉल पे अभी फोकस मत करो, बाद में फोकस करो, 10 साल बाद फोकस करो, 20 साल बाद फोकस। ये एक तरीका। तीसरा हमारे महानुभावों ने तरीका ढूंढा है अच्छी बात को कैंसिल करने का, अच्छी बात को रफा दफा करने का, कि ये तो विदेशियों का रास्ता है। राइट टू रिकॉल की बात आई तो छोटे अन्ना कहते हैं अमेरिका में राइट टू रिकॉल है, अमेरिका के लोग एजुकेटेड है, हमारे लोग बेवकूफ है, हमारे लोग अनएजुकेटेड है, अमेरिका की बात भारत में मत करो। भाई पहले तो ये किसने कहा कि अमेरिका की है यानी भारत में एप्लीकेबल नहीं है? एक दवाई अमेरिका के पेशेंट को ठीक करती है तो वो क्या भारत के पेशेंट को ठीक नहीं करती? मलेरिया की क्विनाइन या कोई भी दवाई ले लो, वो अमेरिका के पेशेंट को ठीक करती है, भारत के पेशेंट को ठीक नहीं करेगी। अमेरिका में कोई बंदूक का आविष्कार होता है और मैं कहूं कि भाई भारत की सेना को बंदूक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप ये कहोगे कि वो गोली है वो अमेरिका में दुश्मन को मारेगी, लेकिन भारत का सैनिक उसको यूज करेगा तो वो दुश्मन को नहीं मारेगी।
तो ये क्या बात हुई कि अमेरिका की बात है, और दूसरा अमेरिका की बात है इसलिए भारत में नहीं आनी चाहिए, अमेरिका तक ही सीमित रहनी चाहिए वहां के। दूसरा, किसने कहा कि ये राइट टू रिकॉल का विचार अमेरिका का है? सत्यार्थ प्रकाश में 1870 में लिखा था कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए। राइट टू रिकॉल राजा को प्रजाधीन बनाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर मात्र है। तो राइट प्रजाधीन राजा का विचार क्या अमेरिका का हो गया? क्या दयानंद सरस्वती ने अमेरिका की किताब पढ़ के ये विचार लिखा था? उन्होंने साफ साफ सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा है। उन्होंने 2 श्लोक दिए हैं जिसका ये अनुवाद उन्होंने किया है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और राजा प्रजाधीन न हुआ तो प्रजा को, राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा वगैरह। ये दोनों श्लोक उन्होंने अथर्ववेद से लिए हैं। अब क्या अथर्ववेद भी अमेरिका से आया है? तो इस तरह से ये बात अमेरिका की है, इसलिए भारत में नहीं लानी चाहिए। ये अच्छे विचारों को रोकने का इन महान नेताओं का दूसरा तरीका है। अब मैं आपको बताऊं कि ये विचार क्या अमेरिका ने कभी स्वीकार किया या इंग्लैंड ने कभी स्वीकार किया कि ये दूसरे देश का तरीका है इसलिए हम अपने देश में नहीं लाएंगे? नहीं किया। जैसे अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया, सारी दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अधिकारियों का चयन कैसे हो। यदि आप कहो कि सेना या किसी भी सरकार के, मान लो कलेक्टर की कचहरी है, कोर्ट है, वहां पे 10, 15, 20, 25 नए क्लर्कों की भर्ती करनी है या मजिस्ट्रेट की भर्ती करनी है, कैसे करें? आप कहोगे कि भाई ये अच्छा आदमी है या अच्छे 3-4 आदमी, उसकी कमेटी को पावर दे देते हैं। वो कमेटी 10-12 लोगों को रिक्रूट कर लेगी, तो जाहिर है वो अपने रिश्तेदारों को रिक्रूट करेगी। तो चाइना में ये सिस्टम आया था, कन्फ्यूशियस ने डेवलप किया था अराउंड 100 BC या 100 AD में, एग्जैक्ट ईयर भूल गया। चाइना ने ये सिस्टम डेवलप किया था कि रिटर्न एग्जाम होगा पूरे कंट्री में, और रिटर्न एग्जाम में जो सिलेक्ट होके आएगा उसको अपॉइंटमेंट दी